सोचो अगर तुम एक जगह में कदम रखो और बाहर की दुनिया में साल बीत जाए, जहाँ तुम्हारी एक सांस किसी और के लिए पूरी जिंदगी बन जाए। यह कहानी टाइम ट्रैवल की नहीं है, यह कहानी है उस जगह की जहाँ समय बहता नहीं बल्कि कैद है, और जो एक बार वहाँ फंस गया उसके लिए बाहर की दुनिया सिर्फ एक बीती हुई याद बन जाती है। आज की कहानी है टाइम ट्रैवल, एक ऐसी जगह जहाँ समय दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा धोखा है। कहानी की शुरुआत में हम हॉपर को देखते हैं कि वो अपने कुत्ते के साथ एक वीरान इलाके में किसी चीज की तलाश कर रहा था। हॉपर एक आर्कियोलॉजिस्ट था। तभी उसकी नजर दूर पहाड़ी पर बनी एक गुफा के मुहाने पर पड़ती है। हॉपर धीरे धीरे उस तरफ बढ़ता है। गुफा के मुहाने पर पहुंचकर वह टॉर्च जलाकर अंदर झांकता है और तभी उसे अंदर एक आदमी खड़ा दिखाई पड़ता है। हॉपर उसे कई बार आवाज देता है लेकिन वह आदमी बिल्कुल हिलता भी नहीं, जैसे कोई मूर्ति हो, जैसे उसके लिए समय वही थम गया हो। हॉपर को कुछ समझ नहीं आता। घबरा कर वह अपने कुत्ते के साथ वापस लौट आता है अपने स्टूडेंट्स के पास। स्टूडेंट से अलविदा कहने के बाद हॉपर दोबारा उसी रहस्यमय गुफा की तरफ लौटता है, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। वह गुफा के महाने पर एक रस्सी बांधता है ताकि अंदर जाने में कोई खतरा ना हो। उसका डॉग भी साथ होता है, लेकिन जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचते हैं कुत्ता अचानक रुक जाता है। वह आगे बढ़ने से साफ इनकार कर देता है। हॉपर फिर से उस अजीब आदमी को देखता है जो अभी भी वहीं बिल्कुल स्थिर खड़ा था। हॉपर तय करता है कि वह अकेले अंदर जाएगा। कुछ ही कदम अंदर बढ़ते ही उसे एहसास होता है कि सामने की हवा अजीब तरीके से कांप रही है, जैसे गुफा और बाहरी दुनिया के बीच कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। यह नजारा हॉपर को डराने के बजाय और ज्यादा खींचता है। बिना ज्यादा सोचे वह उस अदृश्य दीवार को पार कर गुफा की गहराई में उतर जाता है। लेकिन हॉपर नहीं जानता था कि जिस पल उसने उस दीवार को पार किया गुफा के बाहर पूरे 3 दिन बीत चुके थे। हॉपर की अचानक गुमशुदगी से उसका स्टूडेंट टेलर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो अपने 4 दोस्तों को इकट्ठा करता है और हॉपर की तलाश में पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें हॉपर की कार नहीं मिलती, लेकिन एक पुरानी बस के अंदर हॉपर की बचपन की फैमिली फोटो मिलती है। टेलर को लगता है कि शायद हॉपर अकेले अपने परिवार की खोज में यहाँ आया था, जो सालों पहले रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया था। मतलब हॉपर यही कहीं आसपास था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तभी फरवी की नजर बस के पीछे पड़ी एक पुरानी रस्सी पर पड़ती है। रस्सी का पीछा करते हुए वे सभी एक खाली गुफा तक पहुंचते हैं, लेकिन रस्सी खाई के किनारे आकर खत्म हो जाती है। नीचे क्या है ये समझ पाना मुश्किल था। फिर भी चारों दोस्त नीचे उतरने का फैसला करते हैं, लेकिन डरा हुआ फरवी बाहर ही रुक जाता है, बिना यह जाने कि यही फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाली है। बाकी चारों दोस्त रस्सी के सहारे नीचे उतरते हैं और वे रास्ते में वे भी उस अदृश्य हवा की दीवार को पार कर जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई रुकावट महसूस नहीं होती। अब सीन यहीं कट हो जाता है और हम वापस हॉपर के पास लौटते हैं। हॉपर उस आदमी के करीब पहुंचता है जो अब तक एक स्टैचू की तरह खड़ा था। जैसे ही हॉपर उसके पास पहुंचता है उस आदमी का शरीर धीरे धीरे हिलने लगता है, और तभी जैसे ही हॉपर दीवार के अंदर जाता है वह आदमी अचानक चलने लगता है, मानो समय फिर से बहने लगा हो। यह देखकर हॉपर का दिल तेजी से धड़कने लगता है और तभी गुफा के अंदर एक और डरावनी घटना घटती है। बाहर की रोशनी अजीब तरीके से कांपने लगती है, जैसे किसी और शक्ति का पर काबू हो। इसी के साथ गुफा के अंदर से एक गहरी दहाड़ गूंजती है, जिससे हॉपर वहीं जड़ हो जाता है। उसकी सांसें अटकने लगती है और तभी एक इंसानी चीख उसकी रूह तक उतर जाती है। अब हॉपर को यकीन हो जाता है कि यह जगह बेहद खतरनाक है। डर से कांपता हुआ वह बिना पीछे देखे गुफा से बाहर भागता है, लेकिन बाहर पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। जो थोड़ी देर पहले दिन थी अब वहाँ रात हो चुकी थी। उसका कुत्ता भी कहीं दिखाई नहीं देता। बस एक राहत की बात थी कि उसकी कार अभी भी वहीं पर खड़ी थी। लेकिन जब वह कार के पास पहुंचता है तो देखता है कि कार झाड़ियों में पूरी तरह छुप चुकी है और अब स्टार्ट भी नहीं हो रही। शुरुआत में हॉपर को लगता है कि शायद किसी ने मजाक किया है, लेकिन जब वह अपना आईडी कार्ड देखता है जो ऑक्सीडेशन के कारण पूरी तरह पीला पड़ चुका था, तब उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। सोचने का वक्त नहीं था, उसे वहाँ से निकलना था। तभी उसकी नजर रास्ते में खड़ी एक पुरानी कार पर पड़ती है। वह मदद की उम्मीद में आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह सोचता है शायद इस कार से बैटरी निकालकर अपनी गाड़ी चला सके, लेकिन जैसे ही वह पास जाता है उसकी धड़कनें फिर से रुक जाती है। वह कार सालों से वहीं खड़ी थी, जबकि हॉपर को साफ याद था कि पहले यहाँ कोई गाड़ी नहीं थी। भी उसकी नजर उस कार के अंदर एक पुराने बैकपैक पर पड़ी। वो उसके स्टूडेंट टेलर का था। हॉपर ने हर तरफ टेलर को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब हॉपर घबरा गया था। उसे लगा कि शायद टेलर भी उस गुफा के अंदर चला गया। अपने स्टूडेंट की जान बचाने के लिए उसने एक बार फिर गुफा में लौटने का फैसला किया। अब हमें वापस टेलर और उसके दोस्तों के पास लेके जाया जाता है, जो गुफा के अंदर उतर चुके होते हैं। जैसे ही वे गुफा की गहराई में पहुंचते हैं, अचानक नीचे से किसी की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई पड़ती है। यह आवाज सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। घबराई हुई जाए कि तुरंत रस्सी के सहारे
आगे ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन तभी एक झटके में रस्सी टूट जाती है और जैकी सीधा नीचे गिर जाती है। टेलर जब दूसरी रस्सी को हल्के से खींचता है, वो भी बिना किसी चेतावनी के नीचे गिर जाती है। शुरुआत में टेलर को लगता है कि शायद फर्बी उनसे मजाक कर रहा है। गुस्से में वो रेडियो उठाकर फर्बी को आवाज देता है, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आता। टीम अभी हालात को समझ ही रही होती है कि अचानक उनके बिल्कुल पास किसी भारी चीज के गिरने की तेज आवाज गूंजती है। सबके कदम वहीं थम जाते हैं। टेलर खुद को संभालते हुए फिर से रेडियो पर फर्बी को कॉल करता है ताकि वो एक और रस्सी नीचे भेज सके, लेकिन तभी कुछ बेहद अजीब होता है। रेडियो पर अचानक फर्बी की चीख सुनाई देती है। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। सब सन्न रह जाते हैं क्योंकि फर्बी तो एक बच्चा है, लेकिन यह आवाज किसी बच्चे की नहीं लग रही थी। इस आवाज ने टीम को अंदर तक हिला दिया। अब सबने तय कर लिया कि और इंतजार नहीं करेंगे और फर्बी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। एक खुले रास्ते से गुजरते वक्त उनकी नजर एंट्रेंस की तरफ जाती है, जहाँ की रोशनी अजीब तरीके से कभी तेज होती है तो कभी बुझ जाती है। इसी बीच कारा की नजर एक ऊंचे पत्थर पर पड़ती है। जब वो उस पर चढ़ती है तो वहाँ उसे एक टूटी हुई रस्सी दिखाई पड़ती है। अब साफ था कि ये वही रस्सी थी जिसे फर्बी उतरा था, लेकिन जैसे ही कारा नीचे झांकती है उसका दिल कांप उठता है। नीचे फर्बी का शरीर बेसुध हालत में पड़ा था। सबके चेहरों पर डर और सदमा एक साथ उतर आता है। टेलर जब रस्सी को ध्यान से देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि इसे जानबूझकर काटा गया था, जैसे कोई नहीं चाहता कि फर्बी नीचे जाए। लेकिन ये बात समझ के बाहर थी, क्योंकि फर्बी तो हमेशा डरपोक था और कभी अकेले नीचे उतरने की हिम्मत नहीं करता था। सच्चाई जानने के लिए टीम फर्बी के रिकॉर्डिंग डिवाइस को चेक करती है, लेकिन जैसे जैसे फुटेज आगे बढ़ती है उनकी उलझन और डर और गहराता चला जाता है। रिकॉर्डिंग में साफ दिखता है कि जब टीम गुफा के अंदर थी तब तक फर्बी के लिए पूरे 7 दिन बीत चुके थे। इन 7 दिनों में फर्बी ने हॉपर की जीप खोज निकाली थी और पहाड़ के बेस पर लगी एक इमरजेंसी रस्सी भी। एक परित्यक्त बस में उसे एक पुराना मिडिवल जर्नल मिला। उस जर्नल में लिखा था कि एक स्पेनिश रानी ने अपने पति की जान बचाने के लिए फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में एक एक्सपीडिशन भेजा था, लेकिन गुफा के मूल निवासियों ने उन पर हमला कर दिया। कुछ लोग भागने में कामयाब हुए, जबकि पूरी की पूरी सेना रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब फर्बी एक और जर्नल मिलती है, हॉपर के पिता का। इससे पता चलता है कि हॉपर के माता पिता भी अपनी बीमार बेटी को बचाने के लिए इसी गुफा में आए थे। रिकॉर्डिंग में समय तेजी से बीतता है। दिखता है कि फर्बी के पास अब खाने का कोई सामान नहीं बचा था। वो समझ चुका था कि बाकी 4 लोग शायद कभी वापस नहीं आएंगे। उसके पास कार चलाने का तरीका नहीं था और हजारों किलोमीटर पैदल लौटना नामुमकिन था। आखिरकार उसने हॉपर की बॉडी ढूंढने के लिए खुद नीचे उतरने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो एंट्रेंस पर पहुंचा, रोशनी अचानक तेज चमकी और उसी पल रस्सी टूट गई। फर्बी सीधा नीचे गिर गया। कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया वो इतना डरावना था कि ग्रुप के लोग उससे आगे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और वीडियो बंद कर दिया। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि जब टीम सिर्फ कुछ घंटों के लिए गुफा में थी तो फर्बी के लिए 7 दिन कैसे गुजर गए। इसका जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन एक बात साफ थी, इन सब से पीछे गुफा की रहस्यमय ताकत ही जिम्मेदार थी। अब उनका मकसद था किसी भी हालत में यहाँ से जिंदा निकलना, मगर अब किसी को भी रस्सियों पर भरोसा नहीं था। इनमें सिर्फ कारा एक एक्सपर्ट क्लाइंबर थी। उसने फैसला किया कि वो ऊपर जाएगी और बाहर से मदद लाएगी। जैसे ही कारा गुफा से बाहर निकलती है उसका दिल सहम जाता है। जो जगह पहले घना और हरा भरा जंगल था अब वहाँ वीरान बंजर जमीन फैल चुका था। हवा इतनी जहरीली थी कि वो लगातार खांसने लगती है। जब उसने सैटेलाइट फोन निकाला तो उसमें कोई सिग्नल नहीं था। तभी उसकी नजर एक विशाल रेत के तूफान पर पड़ती है जो तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। सिग्नल की तलाश में वो और ऊपर चढ़ती है और तभी वो देखती है कुछ ऐसा जो उसकी रूह तक को जला देता है। आसमान में एक तिकोना ढांचा तैरता हुआ नजर आ रहा था और चांद इतना पास था कि उसके गड्ढे बिना टेलीस्कोप के साफ दिख रहे थे। घबराहट में कारा तुरंत गुफा में वापस भागती है और जो कुछ उसने देखा था वो सब ग्रुप को बता देती है, लेकिन ग्रुप को कारा की बातों पर यकीन नहीं होता। उनके हिसाब से तो कारा बस एक सेकंड के लिए ही बाहर गई थी। अपनी बात साबित करने के लिए कारा अपना रिकॉर्डिंग ऑन करता हुआ वीडियो दिखाती है। टेलर भी अपनी रिकॉर्डिंग सामने रखता है। दोनों फुटेज में साफ साफ नजर आता है कि कारा सच में सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही गुफा से बाहर गई थी, लेकिन जब दोनों रिकॉर्डिंग्स का आपस में मिलान किया जाता है तो सबके सामने एक ऐसा सच आता है जो उन्हें अंदर तक हिला देता है। गुफा के भीतर समय बेहद धीमी गति से चल रहा था और एंट्रेंस पर जो रोशनी बार बार चमकती और बुझती दिखाई दे रही थी वो इस बात का संकेत थी कि बाहर की दुनिया में सूरज हर पल उग और डूब रहा था। यही वजह थी कि जब भी कोई गुफा से बाहर चढ़ने की कोशिश करता था तो गुफा के बाहर का हर एक सेकंड असल दुनिया में एक पूरा दिन बन जाता था। इतनी तेज रगड़ और समय का दबाव कोई भी रस्सी सह नहीं पाती और इसी
किसी कारण वो टूट जाती थी। अब टेलर एक बार फिर वो रिकॉर्डिंग देखता है जिसमें फर्बी गिरा था, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है रहस्य और डर और भी गहराते चले जाते हैं। फर्बी गिरने के बाद तुरंत नहीं मरा था, वो कुछ देर तक बेहोश रहा और फिर धीरे धीरे होश में आने लगा। टेलर की लगातार आवाजें सुनकर फर्बी ने खुद को संभालते हुए रेडियो पर संपर्क करने की हिम्मत जुटाई, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया। कैमरे की फुटेज में अचानक एक विशालकाय आकृति के पैर दिखाई देते हैं और बिना किसी झिझक के वो रहस्यमय शख्स एक भारी पत्थर उठाकर फर्बी की जान ले लेता है। यह मंजर देखकर ग्रुप को एक बात समझ में आ जाती है कि गुफा के भीतर और भी लोग हैं और वो बेहद खतरनाक हैं, लेकिन असली डर अब शुरू होता है। पी जब फुटेज को और ध्यान से खंगालता है तो उसे एक अजीब बात खटकती है। जब फर्बी गिर रहा था उस वक्त सूरज की रोशनी एक जैसी नहीं थी, उसकी दिशा लगातार बदल रही थी। शुरुआत में उसे लगा कि शायद ये कोई कैमरा ग्लिच है, लेकिन जब उसने वीडियो को 10 गुना स्लो करके देखा तो उसकी रूह कांप उठी। वीडियो में जो सूरज चमक रहा था वो असल में होराइजन पर था और हर एक फ्लिकर एक पूरे साल के बीतने का संकेत दे रहा था। इस हिसाब से जब गुफा के अंदर सिर्फ 1 घंटा बीता तब धरती पर हजारों साल गुजर चुके थे। यह सच्चाई जानकर कारा पूरी तरह टूट जाती है। अब तक वो इस उम्मीद में थी कि शायद बाहर जाकर मदद ले आएगी, लेकिन अब उसे यह यकीन हो चुका था कि शायद अब धरती पर इंसान ही ना बचे हो। वो यह बात ग्रुप से शेयर कर ही रही होती है कि तभी गुफा के मुंह से एक चमचमाता नीला रॉड सीधे नीचे गिरता है और जमीन में धंस जाता है। ग्रुप अभी इस ब्लू रॉड का रहस्य समझ ही रहा होता है कि तभी गुफा के मुहाने पर एक अजीब सा शख्स दिखाई पड़ता है। उसकी लंबाई करीब 10 फुट थी, चेहरा एक मास्क से ढका हुआ था और उसकी मौजूदगी ही ग्रुप को डराने के लिए काफी थी। वो चुपचाप सबको घूरता रहता है बिना कोई हरकत किए। तभी अचानक पीछे से एक जंगली आदमी उस पर हमला करता है, लेकिन वो विशालकाय शख्स अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी से उसे पल भर में जमीन पर ढेर कर देता है। फिर वो दोबारा ग्रुप की तरफ देखता है, लेकिन अब भी कुछ नहीं बोलता। इस रहस्य में खामोशी से ग्रुप और भी ज्यादा घबरा जाता है। टेलर समझ नहीं पाता कि यह शख्स दोस्त है या दुश्मन, इसीलिए सब मिलकर वहां से भागने का फैसला करते हैं, यह सोचे बिना कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला है। एक संगरी पत्थर की सुरंग पार करके वो एक खुली जगह पर पहुंचते हैं। थोड़ी राहत महसूस ही हुई थी कि तभी जमीन पर पड़ी एक ताजा लाश देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। शरीर अब भी गर्म था, जैसे मौत बस कुछ मिनट पहले हुई हो। जैकी उसका चेहरा देखती है और कांप उठती है। वो हॉपर की माँ थी जो 4 दशकों से लापता थी। उसके पास ही हॉपर के पिता की शव पड़ी थी। ग्रुप अभी इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि उनकी नजर जंगली लोगों के एक झुंड पर पड़ती जो एक काउबॉय की लाश से सामान लूट रहे थे। टेलर तुरंत समझ जाता है कि यही लोग फर्बी के कातिल हो सकते हैं। वो इशारे से सबको चुपचाप दूसरी टनल की तरफ बढ़ने को कहता है, लेकिन तभी उनमें से एक की नजर ग्रुप पर पड़ जाती है। अब किसी के पास भागने का रास्ता नहीं था। टेलर फैसला करता है कि वो पीछे रुककर लड़ेगा ताकि बाकी लोग बच सके। कुछ देर संघर्ष चलता है, लेकिन आखिरकार जंगली लोग उसे बेहोश कर देते हैं और एक उसे मार देता है। कारा और बाकी लोग किसी तरह एक संगरी सुरंग में छिपकर जान बचा लेते हैं। जब जंगली लोग चले जाते हैं, कारा वापस आती है और टेलर को बुरी हालत में घायल पाती है, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। वही विशालकाय शख्स फिर से वहां आ जाता है। कारा की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं बोलता, बस तालाब से पानी भरने आता है। कारा की आंखों में आंसू देखकर वो रुक जाता है। फिर वो आगे बढ़ता है, कारा को शांत रहने का इशारा करता है और धीरे से टेलर को उठाकर तालाब में डुबो देता है। कारा घबरा जाती है, उसे लगता है कि वो उसे मार रहा है, लेकिन वो हाथ के इशारे से समझाता है कि वो उसे बचा रहा है। तभी जंगली इंसान वापस लौट आते हैं। वो धमकी देते हैं कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन जेंट उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और एक को जोरदार मुक्का मार देता है। इसी दौरान टेलर की सांसें वापस चलने लगती है। वो जिंदा हो जाता है, लेकिन अभी भी उसे नहीं पता था कि उसकी जान बचाने वाला दुश्मन नहीं, मददगार था। इसी झड़प में एक जंगली इंसान गलती से जेंट का मास्क फाड़ देता है और सच्चाई सामने आ जाती है। वो धरती की हवा में सांस नहीं ले सकता था। ऑक्सीजन की कमी से उसका दम घुटने लगता है। फिर भी अपनी आखिरी ताकत से वो एक अजीब तकनीक से जंगली इंसानों को गिरा देता है, लेकिन खुद भी जमीन पर गिर पड़ता है। अब टेलर समझ जाता है कि वो उनकी मदद कर रहा था। वो जेंट का मास्क उठाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सारी ऑक्सीजन लीक हो चुकी थी। जॉइंट के चारों ओर पूरा ग्रुप इकट्ठा हो जाता है। कारा पूछती है कि बाहर की दुनिया कैसी है। वो कोई जवाब नहीं देता, बस एक डिवाइस निकालता है और सबके चेहरे स्कैन करता है। स्क्रीन पर सिर्फ मिसिंग पर्सन नोटिस दिखाई पड़ते हैं, जैसे इंसानियत उन्हें कब का भुला चुकी हो। फिर वो अपनी बची खुची ताकत से एक प्रोजेक्शन एक्टिवेट करता है। उसमें पूरी ह्यूमन हिस्ट्री उनके सामने खुल जाती है। ग्रुप देखता है कि उनके गायब होने के हजारों साल बाद धरती की हवा इतनी खराब हो चुकी थी कि ऑक्सीजन खत्म हो गई। पेड़ पौधे जानवर सब खत्म हो गए। जो इंसान बचे वो एक ट्रायंगल शेप फास्टर देन लाइट स्पेसशिप में बैठकर मंगल की ओर चल दिए। इरादा था कि जब धरती पर इकोसिस्टम ठीक होगा तो वापस लौटेंगे। यह सच्चाई जानकर ग्रुप पूरी तरह टूट जाता है। अब वो जान चुके थे कि उनका पुराना जीवन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तभी टेलर को हॉपर का छोड़ा हुआ बैकपैक मिलता है। उसे याद आता है कि वो यहाँ क्यों आए थे। अब उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें हॉपर को ढूंढना होगा। वो काउबॉय की लाश से एक पुराना रिवॉल्वर उठाता है और गुफा के अंधेरे में आगे बढ़ जाता है, जहाँ शायद उनके सारे सवालों के जवाब छुपे थे। रास्ता 2 हिस्सों में बढ़ जाता है।
तभी टेलर की नजर जमीन पर पड़ी एक ग्लो स्टिक्स की कतार पर पड़ती है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये हॉपर की चाल है, शायद रास्ता याद रखने के लिए। ग्लो स्टिक्स को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ता है और एक अजीब नजारा देखता है। एक आदिवासी अपनी मरणासन माँ के लिए पानी ले जा रहा था, लेकिन डरावनी बात ये थी कि आसपास जंगली इंसानों की लाशें बिखरी थी। हर शरीर में गोलियों के निशान थे, जैसे हाल ही में भयानक मुठभेड़ हुई हो। टेलर समझ जाता है कि ये सब हॉपर का ही काम है और शायद वो अब भी जिंदा है। वो आदिवासी को नजरअंदाज करता है और गुफा की ओर बढ़ जाता है। कुछ कदम चलने के बाद वो एक कोने में पहुंचता है। वहाँ हॉपर बेसुध पड़ा होता है। टेलर चाहे जितना चिल्लाए, हॉपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, बस ऊपर किसी चीज को घूरता रहता है। टेलर भी ऊपर देखता है और जो दृश्य सामने आता है उसकी रूह तक हिला देता है। एक चमकदार नीला बैरियर पूरा रास्ता रोक रहा था। उसके बाहर एक और गुफा थी और उस पार एक जंगली इंसान एक छोटी लड़की का पीछा कर रहा था। हॉपर कहता है वो मेरी बहन है। वो समझाता है कि इस गुफा के भीतर समय बेहद धीरे चलता है, बाहर से देखने पर सब कुछ थमा हुआ सा लगता है। हॉपर कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, असली रहस्य उस गुफा के भीतर छुपा हुआ है, जहाँ का नजारा किसी सपने जैसा है। मेडिवल युग के सैनिक जंगली इंसानों से लड़ते दिखाई देते हैं। शायद यही थी स्पेनिश क्वीन की खोई हुई सेना, जिसकी कहानियां अब तक सिर्फ किताबों में थी। बाहर सदियां बीत चुकी थी, लेकिन गुफा के भीतर जंग अब शुरू हुई थी। यहाँ वक्त की रफ्तार इतनी धीमी थी कि इसे समझ पाना लगभग नामुमकिन था। टेलर जैसे ही हॉपर की बहन को बचाने के इरादे से उस नीले बैरियर की तरफ बढ़ा, हॉपर ने उसे झट से रोक लिया। हॉपर बोला, अगर तुम सिर्फ एक सेकंड के लिए भी इस बैरियर के उस पार गए तो इस तरफ हजारों साल गुजर जाएंगे और जब तक तुम लौटोगे हम सब कब के मर चुके होंगे। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ देना। टेलर ने भारी मन से हॉपर की बात मानी और उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर हॉपर के सीने के उस गहरे जख्म पर पड़ी जो उसे हिलने तक नहीं दे रहा था। उसी पल वो जादुई पानी जिसे लड़की ने जंगली इंसान पर डाला था अपना असर दिखाने लगा। जंगली इंसान एक एक करके उठने लगे। अब यह साफ था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो कोई भी नहीं बचेगा। हालात को समझते हुए हॉपर ने टेलर से उसकी रिवॉल्वर मांगी। उसने कहा कि वो अपनी बची खुची ताकत का इस्तेमाल करेगा ताकि बाकी लोगों को भागने का वक्त मिल सके। हॉपर ने चीखते हुए कहा कि भागो, जब तक मौका है यहाँ से भाग जाओ। उसकी आवाज सुनते ही पूरा ग्रुप पुराने एग्जिट की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन जब वे वहाँ पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वो और भी डरावना था। जहाँ पहले एक सफेद चमकती रोशनी थी, वहाँ अब एक स्थिर हरे रंग का ग्लो फैला हुआ था। हर चेहरे पर उलझन थी, लेकिन वक्त कम था। वो तुरंत जॉइंट की लैडर की ओर भागे जिससे बाहर निकला जा सकता था। जैसे ही वे लैडर तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि एग्जिट अब चमकते हुए हरे लिक्विड से पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। पीछे जंगली इंसान खड़ा होकर उन्हें घूर रहा था। स्थिति को समझते हुए कारा ने हिम्मत जुटाई और अपना हाथ उस लिक्विड में डाल दिया, लेकिन अगले ही पल एक अज्ञात प्राणी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अंदर खींच लिया। कारा ने पूरी ताकत से संघर्ष किया। टेलर ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। नीचे एक जंगली आदमी लैडर में लगे चमकते बटन को देख रहा था। जैसे ही उसने एक बटन दबाया, टेलर और बाकी सब का संतुलन बिगड़ गया और वो गिरने लगे। इस अफरा तफरी में कारा पूरी तरह उस लिक्विड पूल के अंदर खींच ली गई, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पूल के अंदर मौजूद प्राणी ने उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके चेहरे पर एक ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। कारा की नजर से देखें तो टेलर और बाकी लोग जैसे जमे हुए थे। समय मानो थम गया था। तभी पानी से 3 इलेक्ट्रॉनिक टेंटिकल्स बाहर आए। उन्होंने टेलर और बाकी लोगों को कसकर जकड़ लिया और हवा में उठा लिया। नीचे खड़े जंगली इंसानों की आंखों में सिर्फ हैरानी और सदमा था। अचानक कारा फिर से एग्जिट पर लौट आई। उसने इशारे से सबको समझाया कि अपनी सांसें रोक लें। फिर एक एक करके उसने सबको पानी के अंदर खींच लिया। नीचे खड़े जंगली इंसान बस उन्हें हैरानी से देख सकते थे। कुछ ही पलों बाद और ज्यादा टेंटिकल्स गुफा में घुस आए, लेकिन इस बार उन्होंने जंगली इंसानों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे टनल के भीतर कुछ ढूंढने लगे। जैसे किसी चीज की तलाश हो। सीन अचानक बदलता है और हमें फर भी दिखाई देता है, जो एक पानी से भरे पुल में अचानक होश में आता है। वो चारों ओर देखता है। सब कुछ अजीब था। एक विंडो से उसे धरती छोटी होती दिखाई दे रही थी, जैसे वो अब स्पेस में हो। वो समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि आखिर यह क्या हो रहा है। तभी हॉपर पानी से बाहर निकलता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, हैरानी में डूबे हुए, लेकिन बोलने का मौका मिलने से पहले टेलर और बाकी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सभी ने नए यूनिफॉर्म पहन रखे थे। हॉपर के माता पिता और उसकी बहन को भी उसी जादुई पानी की मदद से बचा लिया गया था। एक नई शुरुआत, एक नई दुनिया की ओर, और यहीं यह कहानी खत्म हो जाती है।